हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि आज जो है आज का सेशन रहेगा आप सभी के रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र रहेगा। जब हम सांस लेते हैं या सांस को जो है छोड़ते हैं तो हमारे बॉडी में कौन कौन सा अंग जो है वो कार्य करता है। जब वायु को अंदर लेते हैं तो हमारा फेफड़ा क्या होता है, वो फूल जाता है। और जब बाहर निकालते हैं तो फेफड़ा हमारा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो इस पूरे श्वसन तंत्र में फेफड़ा का जो है वो बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि किस तरह से जो है कौन कौन सा अंग हमारे लिए जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है और आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए। ये क्लास जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में साइंस सब्जेक्ट के सिलेबस अगर दिया हुआ है तो आप इस सेशन को अंतिम तक देख सकते हैं। ये हर एक जो है इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कवर कराया गया है और इस पूरा थ्योरी पोर्शन रहेगा। इसके बाद से जो है आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा। तो चलिए सेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानव के प्रमुख श्वसनांग जो होता है फेफड़ा होता है। अभी हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है वो किसका योगदान होता है, तो हमारे जो है फेफड़ा का योगदान होता है। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की यह प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है और यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, तो श्वसन कहलाती है। ये जो ऑक्सीजन होता है ना, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऑक्सीजन और क्या करता है, तो कैटाबॉलिक में तोड़ने का कार्य करता है। मृत्यु व्यक्ति के शरीर जो है ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह सांस नहीं लेता। उसमें ऑक्सीजन की क्रिया से जो है उष्मा तथा ऊर्जा जो है नहीं निकलती है। तो इसलिए जो है आप देखेंगे कि मृत्यु जो व्यक्ति होती है उनके शरीर, उनकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से ठंडी हो जाती है। तो श्वसन किसे कहते हैं? श्वसन जो होता है, रेस्पिरेशन जो होता है, यह प्रत्येक जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण की जो है यह प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। भोज्य पदार्थों के जो ऑक्सीकरण की जो ये प्रक्रिया होती है ना, वही क्या कहलाती है, तो श्वसन कहलाती है। अगर एक नोट्स में आप देखें तो सामान्य स्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है। इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहा जाता है और इसीलिए जो है ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन जो है कहा जाता है। अभी आगे जो है हम लोग फेफड़े के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानव में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़ा जो होता है ना मानव में, वह श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़ों के ऊपर जो है वो दोहरी झिल्ली होती है, जिसे फुफ्फुसवारड़ी कला या प्लूरा जो है कहते हैं, जिसे फुफ्फुसवारड़ी या कला या प्लूरा जो है उसको कहा जाता है। श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर रासायनिक ऊर्जा में जो है संचित हो जाती है। एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में परिवर्तित होकर किस रूप में जमा हो जाती है, तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो है जमा हो जाती है। और मनुष्यों का श्वसन दर जो है लगभग 12 से 15 प्रति मिनट जो है धड़कता रहता है। 12 से 15 प्रति मिनट देखा जाए तो उसका जो है श्वसन दर धड़कता रहता है। सामान्य
श्वसन के दौरान लगभग 1500 मिली वायु फेफड़े में प्रत्येक श्वसन चक्र में ग्रहण की जाती है। इसे फेफड़े का जो है कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं। इसे जो है कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य जो है कहा जाता है। मानव श्वसन तंत्र, ये हम लोग बेसिक जाने। अब यहाँ से जो है आप सभी का मानव श्वसन तंत्र स्टार्ट होता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से जो है मिलकर बना होता है। वह कौन कौन सा अंग से जो है मिलकर बना होता है, और मनुष्य का श्वसन अंग जो होता है, पथ जो होता है, वह कौन सा होता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा जो है हम लोग समझते हैं कि मानव शरीर का जो पथ होता है, सबसे पहले तो जो है नोज से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है? नोज। फिर उसके बाद से जो है नोस्ट्रिल में जाता है। फिर उसके बाद फेरेंक्स, 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 फेरेंक्स के बाद से जाता है कहाँ? लोरेंक्स में। लोरेंक्स के बाद से जो है आपका ट्रेकिया में आता है। ट्रेकिया के बाद से जो है आपका ब्रोंकाई, उसके बाद से ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई में जो है आता है, कुपिकाई में जो है आता है। क्या ऑक्सीजन जो है सिर्फ एल्वियोलाई कुपिकाओं तक ही आता है? ऐसा नहीं, इसके आगे भी जाता है। इसके आगे जो है ऑक्सीजन निकल कर के रक्त में जाता है, ब्लड में जाता है। फिर ब्लड से जो है वो कहाँ जाता है? तो टिश्यू में जाता है। टिश्यू से जो है हमारे सेल में आता है, हमारे सेल में आता है। यानी कि ऑक्सीजन की पूर्ति हमारी कोशिकाओं तक करता है। यहाँ नोज से स्टार्ट होता है, नाक से स्टार्ट होता है, और हमारे कोशिकाओं तक जो है ऑक्सीजन आता है। तो किस प्रकार पहुँचता है? तो सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले नोज, फिर उसके बाद से नोस्ट्रिल, फिर फेरेंक्स, फिर लैरेंक्स, ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई, उसके बाद से ब्रोंक्यूल्स, फिर उसके बाद से एल्वियोलाई। इतने प्रोसेस होने के बाद से फिर ब्लड में जाता है, और ब्लड जो है टिश्यू के पास भेजता है, और टिश्यू जो है कोशिकाओं के पास जाता है, हमारे जो है सेल के पास जाता है। तो आइए इन सभी को एक एक करके जो है पढ़ते हैं। नोज़ के बारे में, नाक के बारे में, नासाद्वार के बारे में, ग्रसनी के बारे में, स्वरयंत्र के बारे में, श्वासनली के बारे में, श्वासनी बारे में, श्वासनिका के बारे में, कुपिका के बारे में, जो है सभी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये सभी जो है हम हिंदी में नाम बताएं। तो यहाँ से आप इमेज में देख भी सकते हैं, यानी कि नोजल कैविटी, नासाद्वार से हवा जो है प्रवेश करता है, फिर फेरेंक्स में जाता है। देखिए सबसे पहले जो है फेरेंक्स आता है, उसके बाद से लैरेंक्स आता है। लैरेंक्स पहले नहीं आएगा, पहले आता है फेरेंक्स, उसके बाद से लैरेंक्स आता है। ये फेरेंक्स जो होता है ना, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं, इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं, इसमें भी पढ़ते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो फेरेंक्स के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम की क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। जो साथी नहीं देखे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले क्लास, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद से लैरेंक्स जो होता है, इसे जो है एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और वॉइस बॉक्स भी इसे कहा जाता है, जो आवाज़ निकलने में यह सहायक होता है। इसी लैरेंक्स के वजह से ही महिलाओं और बच्चों में जो स्वर यंत्र होता है वो पतला होता है। उसके बाद से हम लोग जो है ट्रेकिया के बारे में पढ़ेंगे, और ये ट्रेकिया जो होता है, यह स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ने वाली एक श्वसन नली जो है इसे कहा जाता है। ब्रोंकाई, उसके बाद से ब्रोंक्यूल्स, फिर डायफ्राम जो होता है यह फेफड़े के ठीक जो है नीचे होता है। एल्वियोलाई जिसे कुपिका भी कहते हैं। डायफ्राम जो होता है यह संयोजी ऊतक का जो है बना होता है। किसका बना होता है? तो संयोजी ऊतक का बना होता है। अगर डायफ्राम टूट जाता है ना, तो व्यक्ति का मृत्यु भी निश्चित होता है।
अगर डायफ्राम टूटता है ना तो व्यक्ति का जीवित रहने का चांस नहीं होता है। जैसे ही डायफ्राम टूटता है व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई जो होता है यह गैसों के विनिमय का कार्य करता है, गैस का जो है विनिमय का कार्य करता है। और एल्वियोलाई जो होता है ना, अगर ज़्यादा जमा हो जाता है, एक पास जो है ज़्यादा जमा हो जाता है तो आप देखते हैं कि निमोनिया हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों का निमोनिया जो होता है ना इसी एल्वियोलाई के कारण ही होता है। और इसमें जो है एक टीबी नामक रोग भी होता है। एल्वियोलाई में अगर छेद हो जाए, थोड़ा सा छेद हो जाता है तो इसमें टीबी नामक रोग भी जो है हो जाता है। नाक जो होता है यह श्वसन मार्ग का प्रथम अंग होता है। श्वसन मार्ग का प्रथम अंग कौन सा होता है? तो नाक होता है। ग्रसनी पाचन एवं श्वसन तंत्र के दोनों के अंतर्गत आती है। एक ग्रसनी जो होती है ना, फेरेंक्स होती है, ये पाचन और श्वसन अभी हमने बताया दोनों के अंतर्गत आती है। वायु ग्रसनी में होते हुए श्वासन नली में पहुंचती है। किस में पहुंचती है? तो श्वासन नली में जो है पहुंचती है। फिर श्वासन नली वक्ष गुहा थैरोसिक कैविटी में विभाजित होकर दो जो है श्वसनियाँ है ब्रोंकी एवं ब्रोंकियोल्स में जो है बढ़ जाता है। ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स दो में जो है यह बढ़ जाता है। वहाँ प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक श्वसनी फेफड़ों में पहुंचकर श्वास नलिकाओं ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाती है। अंतिम छोर जो होता है वह होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वायुकोश जिसे कहते हैं, इसमें जाके खुलता है। और प्रत्येक वायुकोश फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। एल्वियोलाई जो होता है वह प्रत्येक वायुकोश की फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है होता है। नाक का भी हमने बताया क्या होता है, तो यह जो है प्रथम अंग होता है। नाक क्या होता है? प्रथम अंग होता है। यह दो नासिका छिद्र इसमें जो है विभाजित होता है। इस नासिका छिद्र में वेश्मों में रोम युक्त जो है एक त्वचा का अस्तर पाया जाता है जो अग्रभाग में ही होता है, जो क्या करता है, वो बैक्टीरिया, धूलकण हो गया, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया, इन सभी से को जो है वह हमारे बॉडी में प्रवेश नहीं करने देता है, यानी कि वो जो है रक्षा करता है। वहीं पर जो है वो बैक्टीरिया, धूलकण यानी प्रदूषण वगैरह को जो है मार देता है। ये जो है वेस्मो जो होता है। नाक का प्रमुख अंग जो होता है सूंघने से संबंधित होता है। और नाक का जो है प्रमुख अंग वह क्या होता है? तो सूंघने में जो है सबसे ज़्यादा वह सहायक होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोज़ल कैविटी जो होता है वह यहाँ से यहाँ तक जो होता है वो नोज़ल कैविटी होता है। उसके बाद से नोजोफेरेंक्स आता है, ओरोफेरेंक्स आता है, हाइपोफेरेंक्स यहाँ पर जो होता है नोजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, हाइपोफेरेंक्स। और फिर यहाँ पे इसके बीच में जो है लैरिंक्स होता है। और ये रहा आपका ट्रेकिया। और यहीं पर जो है ओएसोफेगस होता है। ओएसोफेगस में ही एपिग्लोटिस एक जो होता है, ओएसोफेगस के ही ऊपर जो होता है एक एपिग्लोटिस होता है, जो खाना को क्या करता है, वह श्वास नली में नहीं जाने देता है, बंद कर देता है। यानी कि जो है हमें देखते हैं कभी कभी जो है नाक से खाना आ जाता है, सरक जाता है। तो ये सारी क्रियाएं कैसे होता है, वो एपिग्लोटिस जो होता है वो बंद नहीं होता है, तो हमारे ओएसोफेगस में खाना जो है वो चला जाता है। इसीलिए जो है हमें नाक के माध्यम से जो है खाना बाहर निकल जाता है। इसके बाद से हम नासिका वेशम या नासा गुहा, नोजल कैविटी बारे में पढ़ेंगे। नोजल कैविटी जो होता है, नासिका वेशम, नासा गुहा, नोजल कैविटी मानव श्वसन तंत्र नासा द्वार से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? तो नासा नोजल कैविटी से प्रारंभ होता है, जिसके द्वारा वायु जो होता है नासा गुहा में प्रवेश करता है। और नासा गुहा के
अस्थियुक्त तालु द्वारा मुख गुहा से अलग रहती है, जिससे हम खाते समय भी सांस ले सकते हैं। नासा गुहा में वायु को गर्म एवं नम जो है किया जाता है। किसमें वायु को गर्म या नम जो है किसमें किया जाता है? तो नासा द्वार में जो है किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो नासा द्वार में किया जाता है। नासिका वेशम में श्लेष्मा झिल्ली, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन की भी पतली सतह या अस्तर होती है, जो श्लेष्मा या जो श्लेष्मा का स्राव करती है। किसका स्राव करती है? तो श्लेष्मा का जो है स्राव करती है। वायु में उपस्थित जो धूलकण होते हैं, अन्य हानिकारक जीवाणु होते हैं, वो श्लेष्मा जो है उन द्वारा रोक लिए जाते हैं। और इसी श्लेष्मा के द्वारा जो है वायु में जो धूलकण होते हैं, हानिकारक जीवाणु होते हैं, इस सभी किसके द्वारा रोक दिया जाता है? तो श्लेष्मा के द्वारा जो है रोक दिया जाता है। और स्वच्छ वायु नासा गुहा में ग्रसनी में जो है प्रवेश करता है, और फिर वहाँ से स्वच्छ वायु जो होता है वो कहाँ प्रवेश करता है? तो हमारे ग्रसनी में जो है प्रवेश करता है, फेरेंक्स में जो है प्रवेश करता है। नासिका वेशम का छोटा अग्रभाग, जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, उसको जो है प्रगाढ़ या जो है प्रकोष्ठ वेस्टिबल कहते हैं। इस भाग का सामान्य रोमयुक्त त्वचा हेयर स्किन का अस्तर होता है। ये जो प्रकोष्ठ के पीछे नासा वेशम का छोटा ऊपरी भाग जो होता है ओल्फैक्टरी रीजन तथा मध्य और निचले भाग में श्वसन क्षेत्र रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता है। मनुष्य में ग्रहण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, और जिसके कारण मनुष्य सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तर की जो है होती है। और इसी जो है ग्रहण क्षेत्र के ही वजह से, अगर यह जो होता है मनुष्य में छोटा होता है, इसी वजह से मनुष्य की जो है सूंघने की क्षमता जो है वो कम होती है। आप देखते हैं कि कुत्ते में ये बड़ी होती है, और कुत्ता इसीलिए जो है जल्दी सूंघ लेता है। नासिका वेशम की दीवार जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे जो है कांची कहते हैं। टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार जो होती है, इसी के वजह से इसे जो है क्या कहते हैं? तो कांची जो है कहा जाता है। फेरेंक्स के बारे में पढ़ेंगे। फेरेंक्स यहाँ पर आप देख सकते हैं फेरेंक्स को, ये सभी जो है वो किसके पार्ट हो जाते हैं? तो ये सभी जो है फेरेंक्स के पार्ट हो जाते हैं। नोजल कैविटी, नोजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, ये सभी जो है किसके पार्ट हो जाते हैं? तो ये सभी जो है फेरेंक्स के जो है पार्ट हो जाते हैं। ग्रसनी जो होती है, जिसको हिंदी में ग्रसनी कहते हैं, यह पाचन और श्वसन तंत्र दोनों में ही यह महत्वपूर्ण अंग होता है, इसलिए जो है ये दोनों में ही पढ़ा जाता है। ग्रसनी एक छिद्र के द्वारा श्वासनली में खुलती है, और यह एक छिद्र के द्वारा ग्लोटिस के द्वारा श्वसन नली में खुलती है। जब भोजन निगलते हैं तो ग्लोटिस का जो है उपास्थि युक्त कपाट जो होता है एपिग्लोटिस द्वारा ढक जाता है। इससे खाते समय श्वसन मार्ग अवरोध जो है उत्पन्न नहीं करता, और इसी कारण जो है श्वसन मार्ग में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। ग्रसनी से होते हुए वायु जो है श्वसन नली, विंड पाइप या ट्रेकिया में पहुंचती है, और ग्रसनी से होते हुए वो कहाँ पहुंचती है? तो विंड पाइप ट्रेकिया में जो है पहुंचती है। वायु श्वसन यंत्र लैरिंक्स में जो है पहुंचती है। इसके बाद से कहाँ पहुंचती है? तो लैरिंक्स स्वर यंत्र, जिसे कंठ कहते हैं, वहाँ पर जो है पहुंचती है, जिसे वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ए लैरिंक्स जो है और ए ट्रेकिया जो होते हैं विंड पाइप होता है। ये एपिग्लोटिस होता है, यहाँ पर एपिग्लोटिस आप देखते हैं। ये ओएसोफेगस हो गया, ग्लोटिस जो होता है ओएसोफेगस हो गया। स्वर यंत्र या कंठ ग्रसनी फेरेंक्स को श्वसन नली से जोड़ने का कार्य करती है। स्वर यंत्र या कंठ जो होती है वो ग्रसनी, वो किसको जोड़ने का कार्य करती है? तो फेरेंक्स को जोड़ने का जो है कार्य करती है।
स्वर यंत्र मुख्यतः ध्वनि उत्पन्न करने का भी कार्य करती है, और यह स्वर यंत्र जो होता है ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य करती है। देखते हैं कि महिलाओं और बच्चों का जो है ध्वनि होता है वो पतला होता है। ध्वनि उत्पन्न करने के अतिरिक्त यह जो है श्वासोच्छ्वास, खांसने, निगलने तथा श्वसन मार्ग की सुरक्षा करता है। महिलाओं और बच्चों में स्वर यंत्र पतला होता है, इसलिए इनके जो आवाज़ जो होती है तारत्व अधिक होता है। पक्षियों में वॉइस बॉक्स जो होता है ना वो सेरेंक्स कहते हैं। हमारे जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे लैरिंक्स कहते हैं। ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहिए कि एक क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। तो पक्षियों में जो वॉइस बॉक्स होता है जिसे सेरेंक्स कहते हैं, और मनुष्य में जो है जिसे लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स पर एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है जिसे इपीग्लोटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो ये इपीग्लोटिस क्या होती है, बंद हो जाती है, और भोजन श्वसन नली न जाकर ग्रास नली में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, तो श्वसन नली में ना जाकर ग्रास नली में चला जाता है। और जब कभी हम इपीग्लोटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। जो कहते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, जबकि हमें कोई याद नहीं कर रहता है, हमें जो है हिचकी आने लगती है अगर ये एपिग्लोटिस अगर खुला रह जाता है और भोजन श्वसन नली न जाकर ग्रास नली में जाता है। तब कभी जो है एपिग्लोटिस बंद रह जाता है तो हमें हिचकी आती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ओब्लांगेटा करता है, और एपिग्लोटिस का जो नियंत्रण होता है ना वो मेडुला ओब्लांगेटा करता है। कौन करता है, तो मेडुला ओब्लांगेटा करता है। ग्रास नली, श्वसन नली जो होती है, श्वास नली विंड पाइप या ट्रेकिया जिसे कहते हैं, यह क्या इसका कार्य होता है, तो यहाँ पर आप नोज देख सकते हैं, माउथ, विंड पाइप, जो ट्रेकिया यहाँ पर ये होता है। ट्रेकिया जो स्वर यंत्र और फेफड़ों को जोड़ने का कार्य करता है। किसको जोड़ने का कार्य करता है, तो लैरिंक्स जो होता है और हमारे लंग जो होता है, इन दोनों को जोड़ने का यह जो है कार्य करता है। श्वसन नली की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, तो 11 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तथा व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है। श्वसन नली की लंबाई 11 सेंटीमीटर, लगभग 11 सेंटीमीटर जो है होता है, और व्यास जो होता है 2.5 सेंटीमीटर जो है होता है। श्वसन नली की दीवारों पर पारदर्शी उपस्थित वलय जो कार्टिलेजिनस रिंग उपस्थित होते हैं, जिसे हाइलिंग कार्टिलेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो हाइलिंग कार्टिलेज कहते हैं। इन्हीं उपास्थीय वलय के कारण श्वसन नली की वायु के निकल जाने पर भी श्वसन नली पिचकती नहीं है, और इन्हीं जो है हाइलिन कार्टिलेज की वजह से ही श्वसन नली क्या नहीं होती है, तो यह जो है पिचकती नहीं है। मतलब कुछ जो नहीं होता है, सांस अगर गुब्बारा आप लोग देखे हो, अगर गुब्बारे से जो है हवा निकाल दिया जाता है तो सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है, तो वैसे जो है यह नहीं होता है। ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक ब्रोंकाई कहते हैं और आगे जो दो भागों में एक ब्रेंक्यूल कहते हैं। तो ब्रोंकाई कई जो है शाखाओं में टूट जाती है, जिसे जो है ब्रेंक्यूल कहते हैं, और यह जो है कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसकी वजह से इसे जो है ब्रेंक्यूल्स जो है कहते हैं। इसकी भित्ति में जो है हाइलाइन उपास्थि के बने जो है सी आकार के छल्ले, जिसे कार्टिलेजिनियस रिंग कहते हैं, के बने होते हैं। किस रिंग के बने होते हैं, तो सी आकार के जो होते हैं, और ये कार्टिलेजिनियस जो है के बने होते हैं, जो यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। कार्टिलेजियस आकार के जो है इस प्रकार के यह जो है बने होते हैं। उसके बाद से ब्रेंक्यूल्स पढ़ते हैं। ब्रेंक्यूल्स जो होता है यह छोटे छोटे भागों में टूट जाता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो होता है ब्रोकाई, यह दो पार्ट में होता है और दो होता है। फिर उसके बाद से यह जो है ब्रेंक्यूल्स में छोटे छोटे
पार्टों में ये टूट जाता है। फिर जो है एल्वियोलाई यहाँ पर होता है, एल्वियोलाई, ये जो है एल्वियोलाई यहाँ पर होता है। तो श्वसन नली नीचे की ओर जो है वक्ष गुहा थैरोसिक कैविटी में पहुंचकर दाईं और बाएं दोनों प्रधान श्वासनलियों या श्वासनलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें जो है वायुकोष्ठिका वाहिनी या कुपिका वाहिनियाँ एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। वायुकोष्ठिकाएँ वाहिनियाँ आगे जाकर अनेक जो है छोटे छोटे वायुकोश या जो है एल्वियोलाई में एयर शेक या एल्वियोलाई में जो है खुलती है। प्रत्येक एल्वियोलाई या वायुकोश फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्ट्रक्चरल एवं जो है फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है। सभी जो है कैसा होता है, तो स्ट्रक्चरल या जो है फिजियोलॉजिकल यूनिट होता है। खरगोश में दाहिनी जो है श्वसनी 4 तथा मनुष्य में 3 श्वसनिकाओं में विभक्त होती है। और खरगोश में कितने में विभक्त होती है, तो खरगोश में जो है यह 4 में जो है विभक्त होती है, 4 में जो है यह बटी हुई होती है। इसके बाद से हम फेफड़ा पढ़ेंगे, फेफड़ा लंग्स के बारे में। लंग्स इमेज देख सकते हैं, फेफड़ा का जो है इमेज आप देख सकते हैं। ये जो हो गया आपका ट्रेकिया हो गया, ट्रेकिया जिसे जो है विंड पाइप भी कहते हैं। श्वासन नली है। ये ब्रेंकाई हो गया, ब्रेंक्यूल्स हो गया जो बटा हुआ है। एल्वियोलाई जो फेफड़ों में छोटे छोटे आकार के जो आप देख सकते हैं, छोटे छोटे आकार के यह होते हैं, जिनके वायुकोश के नाम से भी जो है इन्हें जाना जाता है। और फेफड़े की बाहरी झिल्ली, ये फेफड़ा का जो है बाहरी झिल्ली होता है ना, बाहरी झिल्ली जो होता है फेफड़ा का, उसे जो है उसे जो है प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्लूरा कहते हैं, जो फेफड़ों को बाहर से जो है कवर करता है। और इस फेफड़े के नीचे जो है एक डायफ्राम होता है, जो जिसके ऊपर जो है फेफड़ा रहता है, तो इसके ठीक नीचे जो है एक डायफ्राम रहता है। वक्ष गुहा में दोनों ओर दाएं और बाएं एक एक स्पंजी गुलाबी एवं लगभग शंक्वाकार रूप में फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ा जो होता है ना, वह स्पंजी होता है और गुलाबी रंग का, लगभग गुलाबी रंग का होता है। अभी ध्यान दीजिएगा कि कैसा होता है, तो लगभग जो है यह गुलाबी रंग का होता है। फेफड़ा युग्मित अंग है जो फुफ्फुस आवरण गुहा थैरोसिक कैविटी में स्थित होता है। किस में स्थित होता है, तो थैरोसिक कैविटी में जो है स्थित होता है। फेफड़ा एक द्विस्तरीय फुफ्फुसवारणी झिल्ली द्वारा सुरक्षित होता है, जिसे जो है फुफ्फुस झिल्ली प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे जो है प्लूरल मेम्ब्रेन जो है कहा जाता है। फेफड़ा और फुफ्फुस के मध्य म्यूकस जैसा जो है चिकना पदार्थ पाया जाता है। किसके बीच, तो फेफड़ा और जो है प्लूरल के बीच में, फुफ्फुस के बीच में एक म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जो फेफड़ों को फैलने और सिकुड़ने में जो है उत्पन्न होने वाले घर्षण को कम करने का कार्य करता है। फेफड़ा जब फैलता है और सिकुड़ता है तो उसके घर्षण को कम करने के लिए जो है वो पाया जाता है। फेफड़ों का मुख्य कार्य जो होता है वो शरीर के अंदर वायु ग्रहण कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना एवं कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यह बाहर निकलने का कार्य करता है। फेफड़ा का मुख्य जो कार्य होता है वह शरीर के अंदर जो भी वह वायु को ग्रहण किया रहता है, ऑक्सीजन उपलब्ध कराना एवं कोशिकाओं के गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उससे जो है वो बाहर निकालने का कार्य कौन करता है, तो यह कार्य जो है वो फेफड़ा करता है। बायां फेफड़ा जो लेफ्ट लंग होता है वो अवतल कनकेव खांचा के हृदय खांचा
हृदय जो होता है, खांचा कार्डिक नॉथ कहते हैं, जिसे जो है कार्डिक नॉथ कहते हैं, जिसमें हृदय जो होता है स्थित होता है और इसी बाएं फेफड़े में जो है हृदय स्थित होता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से कुछ जो है बड़ा और चौड़ा होता है, परंतु इसकी लंबाई जो है वह कैसी होती है, तो दाएं फेफड़े की लंबाई जो होती है वह थोड़ी जो है छोटी होती है। फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फुफ्फुस धमनी प्लूरल आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है। ये जो होता है ना, यह धमनी, सारे धमनी का कार्य क्या होता है, सारे धमनी का कार्य होता है वह शुद्ध रक्त को ले जाना, लेकिन यह अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य जो है प्लूरल आर्टरी करती है, प्लूरल धमनी जो है करती है। यह मानव शरीर के एकमात्र धमनी जो होती है वह अशुद्ध रक्त ले जाती है, बाकी सभी धमनी जो है वह शुद्ध रक्त ले जाने का जो है कार्य करती है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सभी शिरा जो होती हैं, सभी शिरा वह अशुद्ध रक्त लेकर जाती है, लेकिन यह फुफ्फुस शिरा जो होता है, पल्मोनरी वेन जो होता है, यह अशुद्ध रक्त, यह जो होता है यह शुद्ध रक्त ले जाता है, और बाकी सभी शिरा क्या ले जाते हैं, तो अशुद्ध रक्त ले जाते हैं। हृदय के बाएं अलिंद में यह पहुंचाया जाता है। यह कहाँ पहुंचाते हैं, तो यह बाएं अलिंद में पहुंचाते हैं, और यह जो है यह दाएं अलिंद में पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह मानव शरीर की एकमात्र शिरा है जिसमें जो है यह शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। सिर्फ इसी में जो है यह शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा, बाकी सभी शिरा में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ जो है वायु कोश, एयर सेक्स, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं, वह होता है। एक मनुष्य के फेफड़ा में जो है लगभग 300 करोड़ जो है एल्वियोलाई, जिसे कहते हैं एल्वियोलाई कहते हैं, एयर शेक कहते हैं, जो है उपस्थित होता है। इसके बाद से हम डायफ्राम देखेंगे। डायफ्राम में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी तक हमने जो है यहाँ नोजल कैविटी से स्टार्ट किया, उसके बाद से फेरेंक्स के बारे में देखा, लेरेंक्स के बारे में देखा, एपिग्लोटिस के बारे में भी देख लिए हम लोग, ट्रैकिया, ब्रेंकाई, ब्रेंक्यूल, फिर उसके बाद से डायफ्राम। यहाँ इस डायफ्राम के बारे में, ये डायफ्राम के ऊपर ही जो है हमारे लंग्स, हमारे फेफड़ा जो है स्थित होता है। अगर ये डायफ्राम टूट जाता है ना, तो मनुष्य का मृत्यु तत्काल वहीं पर जो है तुरंत हो जाता है। तो वक्षीय गुहा का निचला भाग जो होता है एक पतले पट द्वारा बंद होता है, जिसे जो है क्या कहते हैं, तो वो डायफ्राम कहते हैं। यह वक्ष उदर के बीच स्थित एक गुंबदाकार संरचना होता है, जो देह गुहा को अग्न, वक्ष गुहा एवं पक्ष उदर गुहा में विभाजित होता है, जिसे जो उच्छ्वासन, एक्सहेलेशन के दौरान यह संकुचित हो जाता है। और यह बना किससे होता है, तो यह संयोजी ऊतक के जो है यह बना होता है। निःश्वसन में यह 75% जो है योगदान करता है, और निःश्वसन में कितने प्रतिशत योगदान करता है, तो 75% जो है यह योगदान करता है। गर्भवती महिला में निःश्वसन में डायफ्राम महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, और जब गर्भवती महिला होती है ना, उस वक्त ये डायफ्राम जो होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति के तुरंत जो है मृत्यु जो होती है वो निश्चित हो जाती है। इसके बाद से हम लोग डायफ्राम तो देख लिए, अब देखते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है यह ब्रेंक्यूल्स के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे जो है एल्वियोलाई कहते हैं। कुछ इस प्रकार की गोल जो है संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ही एल्वियोलाई कहा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो हमारे लंग्स में जो है एल्वियोलाई पाए जाते हैं, ब्रेंक्यूल्स के जो है अंदर। ठीक है, एल्वियोलाई गैसों के विनिमय का जो है कार्य करता है, और एल्वियोलाई का कार्य क्या होता है, गैसों का विनिमय करना। गैसों का जो है विनिमय करने का कार्य किसका होता है, तो एल्वियोलाई का जो है कार्य होता है।
जब एल्वियोलाई जमा हो जाता है तो उसमें किस प्रकार की बीमारी होती है, तो निमोनिया हो जाती है। अगर एल्वियोलाई अगर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो निमोनिया होने की जो है संभावना हो जाती है। क्या संभावना होती है, तो निमोनिया। टीबी नामक रोग में एल्वियोलाई छेद हो जाता है, और टीबी जब होता है ना तो उस वक्त एल्वियोलाई में क्या होता है, तो छेद हो जाता है। जब एल्वियोलाई पर बलगम जम जाता है तो उस समय जो है दामा रोग होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एल्वियोलाई जम जाता है, एल्वियोलाई जम जाता है तो निमोनिया होता है। अगर बलगम में जम जाता है एल्वियोलाई तो दमा रोग हो जाता है। अगर टीबी नामक रोग जब होता है तो एल्वियोलाई में अगर छेद हो जाता है तो टीबी नामक रोग हो जाता है। एल्वियोलाई के रक्त कोशिकाओं होती है जिसमें रक्त पाया जाता है, और एल्वियोलाई में जो रक्त कोशिकाएं होती है जिसमें जो है रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है, और इस रक्त के अंदर क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन होता है। एल्वियोलाई एचबी में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है, जिससे हीमोग्लोबिन रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है हो जाता है। क्या हो जाता है, तो रूपांतरित होकर जो है यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है, और यह जो ऑक्सीजन होता है ना वह ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिससे के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, और यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड को और हीमोग्लोबिन जो होता है CO2 को बांध लेता है, जिससे यह जो है कार्बोक्सी जो है हीमोग्लोबिन बन जाता है, और पुनः जो है एल्वियोलाई तक जो है आपस जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निश्वसन करते हैं, तो एल्वियोलाई में पहुंच जाता है CO2, बाहर निकल जाता है। यह जो है प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे जो है श्वसन कहते हैं, और यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है ना, इसी को जो है श्वसन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, तो श्वसन जो है कहा जाता है। टाइडल वैल्यू क्या है, तो टाइडल वैल्यू के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि टाइडल वैल्यू एक बार में जब हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं तो उसे जो है टाइडल वैल्यू टीवी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, टाइडल वैल्यू टीवी कहते हैं। एक बार में टाइडल वैल्यू जो होता है वो 500 ml होता है। एक मिनट में जो है टाइडल वैल्यू समझ जाइए कि आपका 8000 ml जो है होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी एक बार में ली गई अधिकतम वायु सांस को टोटल लंग्स कैपेसिटी या TLC जो है कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बार में जो ली गई टोटल लंग्स कैपेसिटी या TLC जो है उसे कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर जो है होता है। TLC जो होता है, टाइडल वैल्यू TLC का मात्र जो है लगभग 80% होता है। लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 80% होता है। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है तो वेंटिलेशन मशीन द्वारा कृत्रिम सांस जो है दिया जाता है। कैसा सांस दिया जाता है, तो बनावटी जो है सांस दिया जाता है, कृत्रिम सांस जो है दिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के द्वारा हीलियम मिलाया जाता है, और इस वेंटिलेटर मशीन में क्या मिलाया जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ में हीलियम भी मिलाया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ही भारी होता है, इसीलिए जो है इसमें हीलियम मिलाया जाता है। वेंटिलेटर का प्रयोग जो होता है ICU में होता है। कहाँ से होता है प्रयोग, तो इसका प्रयोग जो है ICU में होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले गोताखोर के सिलेंडर में जो है ऑक्सीजन के साथ में भी जो है हीलियम मिलाया जाता है, लेकिन कम गहराई में जाने वाले जो गोताखोर होते हैं ना उनके जो है सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ जो है नाइट्रोजन ले जाते हैं। उन लोग जो है हीलियम नहीं, नाइट्रोजन को जो है वो लेकर जाते हैं। वयस्क मानव में 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेते हैं, और छोटा बच्चा जो है 1 मिनट में 14 से 30 बार जो है वह सांस लेता है। इसके बाद से श्वसन की प्रक्रिया
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है हम लोग क्या कंप्लीट अभी किए हैं, तो मनुष्य में, ह्यूमन में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम किस प्रकार होता है, हमने किस प्रकार से जो है नाक से स्टार्ट किया, फिर उसके बाद से एल्वेलाई तक जो है आए, और एल्वेलाई से आगे भी जो है वह हमारे कोशिकाओं तक जाता है, ब्लड से, फिर टिश्यू में, फिर उसके बाद से हमारे कोशिकाओं में जो है ऑक्सीजन पहुंचता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन की जो है प्रक्रिया, जब हम सांस लेते हैं, और रेस्पिरेटरी श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया एक तो होता है ब्रीथिंग। आप सभी जानते हैं कि एक होता है ब्रीथिंग और एक जो होता है रेस्पिरेशन। श्वसन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एक जो होता है रेस्पिरेशन। तो इस ब्रीथिंग और जो है रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, डिफरेंस आखिर इन दोनों में है क्या? ब्रीथिंग जो होता है ना, वह कोशिकाओं के बाहर होता है, जो सेल होता है ना उसके बाहर होता है। यह केवल जो है भौतिक होता है, फिजिकल होता है। कैसा होता है, तो यह जो है केवल फिजिकल होता है। और रेस्पिरेटरी जो होता है यह सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर, बाहर नहीं, अंदर होता है, ठीक। और यह जो होता है यह कैसा होता है, तो जैविक केमिकल होता है। कैसा होता है, तो यह केमिकल होता है, रासायनिक होता है। ये रासायनिक क्रिया जो होता है ना, जब हम, रासायनिक क्रिया क्या होता है, तो जब हम सांस लेते हैं और यह जो है ग्लूकोज के साथ क्रिया करके CO2 बनाता है, CO2 बना देता है, ATP बना देता है। तो रेस्पिरेशन एक रासायनिक क्रिया होती है कि यह कन्वर्ट कर देता है। तो केमिकल जो होती है, एक रेस्पिरेशन जो होती है एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ब्रीथिंग जो होती है वो बाहर से ही हो जाता है। तो ये फिजिकल जो है प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है, तो फिजिकल प्रक्रिया होती है। यहाँ पर इमेज में आप देख भी सकते हैं कि ब्रीथिंग इन होता है तो हमारे फेफड़ा जो होता है वह क्या होता है, फैल जाता है, और जैसे ही बाहर जाता है तो हमारे जो है फेफड़ा, लंग्स क्या होता है, तो सिकुड़ जाता है। और ये ब्रीथिंग जो होती है ना, यह एग्जाम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है, एग्जाम की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन रेस्पिरेशन में जो होते हैं इसमें आवश्यकता होती है एग्जाम की। ब्रीथिंग में ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में जो है ऊर्जा उत्पन्न होता है। ब्रीथिंग में जो होता है ना, इसके शरीर ऑक्सीजन का जो है अंतर्ग्रहण कर यूँ कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण करता है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का क्या होता है, तो ऑक्सीकरण होता है। और ये ब्रीथिंग जो होता है ना, यह 2 टाइप का होता है। एक होता है इंस्पायरेशन और होता है एक्सपायरेशन, निश्वसन और जो है उच्छ्वसन, उच्छ्वसन। तो इनके बारे में अच्छे से डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। ब्रीथिंग जो होता है यह कोशिकाओं के बाहर होता है, अभी हमने बताया। इसमें एग्जाम की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है, भौतिक क्रिया जो है ब्रीथिंग होती है। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहिक्षेपण होता है। ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है बहिक्षेपण होता है। ब्रीथिंग जो होता है वह दो तरीके से होता है। एक जो होता है इंस्पायरेशन और एक जो होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी कि जो है यह अंदर की ओर लेता है, एक्सपायरेशन जो है यह बाहर की ओर देता है।
तो अंदर की ओर यह Na2 को कितना लेता है, तो 78% जो है Na2 को ग्रहण करता है, और बाहर भी Na2 को कितना निकाल देता है, तो यह 78% पूरा के पूरा जो है यह बाहर निकाल देता है। O2 को जो है यह कितना ग्रहण करता है, तो 21% एब्जॉर्व करता है। O2 को इनटेक करता है कितना, तो 21% इनटेक करता है, और O2 को ऑक्सीजन को जो है कितना बाहर निकालता है, तो यह जो है 17% जो है बाहर निकाल लेता है। और CO2 को जो है यह कितना प्रतिशत ग्रहण करता है, तो 0.03% ग्रहण करता है, और CO2 को यह बाहर कितना निकालता है, तो यह निकालने का कार्य करता है 4% जो है बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इनटेक करने में जो है इतना करता है, और इनटेक करने में इसको जो है ग्रहण करने में 78%, 21 और 0.03%, और 78, 17 और 4। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इंस्पायरेशन में क्या होता है ना कि वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव जो है यह कम हो जाता है, और फेफड़े क्या होते हैं इसमें फैल जाते हैं। और इंस्पायरेशन के में डायफ्राम जो होता है ना वो समतल होता है, फ्लैटेड होता है। ये भी ध्यान दीजिएगा कि इसका डायफ्राम कैसा होता है, तो समतल होता है। जब हम वायु को अंदर लेते हैं तो डायफ्राम की पेशियाँ जो होती है वो संकुचित हो जाती है। इसके बाद से हम रेस्पिरेशन के अभी हमने आपको बताया कि यह जो होता है यह क्रिया कोशिकाओं के भीतर होता है। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस क्रिया में ऊर्जा की उत्पन्न होता है, ऊर्जा भी जो है इसमें उत्पन्न होता है, और यह रासायनिक क्रिया होती है रेस्पिरेशन। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो है उत्पन्न होता है। रेस्पिरेशन के जो है प्रोसेस क्या है। श्वसन एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ, अभी हमने बताया कि यह कैसी प्रक्रिया है, तो जैविक रासायनिक प्रक्रिया है। और इसके जो है फलस्वरूप ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण होने पर ATP के रूप में ऊर्जा, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का जो है निर्माण होता है। श्वसन की प्रक्रिया में ऊर्जा का रासायनिक रूप ATP के रूप में जो है संग्रहित हो जाता है। किसके रूप में संग्रहित होता है, तो ATP के रूप में संग्रहित होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वातावरण में मुक्त कर दिया जाता है। और किसको मुक्त कर दिया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है मुक्त कर दिया जाता है, और ATP जो होता है वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP जो है वह संग्रहित हो जाता है। विभिन्न प्राणियों में जो है इसके भिन्न भिन्न अंग होते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा यह सांस लेते हैं, तो विसरण विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा, तो विसरण विधि के द्वारा जो है यह सांस लेते हैं। और जलीय जीव जो होते हैं वो किससे लेते हैं, तो गिल्स से, जिसे क्लोम या गलफड़ कहते हैं। कीट जो होते हैं वो श्वास नली से लेते हैं। टेडपोल बच्चा जो मेढक होता है वो गिल्स से लेता है। निष्क्रिय मेढक जो होते हैं भूमि के अंदर जो होता है वो कैसे लेता है, तो त्वचा से लेते हैं। मानव कैसे लेते हैं, तो अपने फेफड़े से सांस लेते हैं। केचुआ जो है कैसे लेता है, तो अपने जो है त्वचा से लेता है। और जीवाणु जो है वो किससे लेते हैं, तो मीसोसोम से लेते हैं। जीवाणु किससे लेते हैं, तो मीसोसोम से जो है लेते हैं सांस। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया के चरण, इसमें से जो है इसके महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो है इसके चरण देख लेते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का अंतःग्रहण इंजेक्शन श्वसन तंत्र द्वारा जो है किया जाता है। श्वसन क्रिया के माध्यम से शरीर के प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन प्राप्त करती है। एवं उनके जो है ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है, और इनके ऑक्सीकरण द्वारा जो है ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो मुक्त होता है। इसके चरण देखिए, एक बाह्य होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक जो होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, एक जो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन, गैसों का परिवहन, अंतः श्वसन, बाह्य श्वसन।
तो इन तीनों के बारे में हम देखते हैं कि बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन और अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन या फुफ्फुस श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या पल्मोनरी रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो होता है वो दो तरीके से होता है, एक होता है ब्रीथिंग और एक जो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। एक्सचेंज ऑफ गैस, ब्रीथिंग भी जो होता है वो दो प्रकार से हो जाता है, इंस्पायरेशन और जो होता है एक्सपायरेशन। और इसमें जो होता है गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस तो अलग पार्ट हो गया, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। बाह्य श्वसन जीव एवं वातावरण के मध्य बाह्य श्वसन के अंतर्गत वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतःग्रहण, कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में निष्कासन है। वायु श्वसन की क्रिया जो होता है वो फेफड़ों में संपन्न होती है, इसलिए जो है फुफ्फुस से श्वसन, इसे जो है पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी जो है कहा जाता है। क्योंकि इसमें O2 और CO2 का जो है ना विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, इसीलिए जो है इसको कहा जाता है पल्मोनरी जो है श्वसन कहा जाता है। इसे जो है गैसीय विनिमय भी जो है कहा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑक्सीजन की कुछ मात्रा शरीर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा शरीर में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा जो है श्वसन के द्वारा बाहर निष्कासित कर दी जाती है। ब्रीथिंग जो होता है वह दो प्रकार से होता है, कौन कौन सा, तो एक्सपायरेशन और जो होता है इंस्पायरेशन, दो प्रकार से होता है। जो आप इमेज में देख भी सकते हैं, इंस्पायरेशन यह वायुमंडल, यह जो है वायुमंडल की वायु को फेफड़े में प्रवेश की क्रिया होती है। इसमें जो है यहाँ से यह वायु के क्या करता है, इनटेक करने का कार्य करता है। और यह जो है एक्सपायरेशन वायु को क्या करता है, तो यह बाहर करने का कार्य करता है। इंस्पायरेशन फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है, फेफड़ों में जो है वायु दाब वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें जो है फेफड़ों में वायु दाब जो होता है ना अधिक हो जाता है एक्सपायरेशन में। इंस्पायरेशन में डायफ्राम जो होता है यह अरीय पेशियाँ सिकुड़ती रहती है। डायफ्राम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायफ्राम रहता है, यह डायफ्राम क्या होता है, सिकुड़ता रहता है। जबकि इसमें डायफ्राम जो देखेंगे वह कैसा होता है, तो शिथिल हो जाता है, जिसमें डायफ्राम गुंबद के समान, कहिए एक तरह से कि यह गुंबद के समान का जो है हो जाता है। और इसमें क्या होता है, तो इंस्पायरेशन में सिकुड़ जाता है डायफ्राम और चपटा हो जाता है। एक समझ जाइए कि जो गुंबद के आकार का होता है वो एक्सपायरेशन में होता है, और जिसमें चपटा हो जाता है वो इंस्पायरेशन में जो होता है चपटा हो जाता है। इंस्पायरेशन में बाह्य जो अंतरपरश्वक पेशियाँ होती है तथा अंतः जो है अंतरपरश्वक पेशियाँ के जो इंटर कार्टिलेजिनियस भाग जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, जिनमें वक्ष कड़ी जो है बाहर की ओर खिंच जाती है। और इसमें जो क्या होता है, एक्सपायरेशन में अंतरपश्वक जो पेशियाँ होती है वह सिकुड़ने तथा बाह्य अंतरपेशियाँ जो होती है वह पेशियाँ शिथिल हो जाती है और वक्ष कंडी के अंदर की ओर जो है खिंचती है। यह बाहर की ओर नहीं खिंचती है, बाहर की ओर तो इंस्पायरेशन खिंचती है, एक्सपायरेशन जो होता है वो अंदर की ओर जो है खिंचती है। इंस्पायरेशन में देखिएगा तो प्लूरल गुहा के आयतन जो है वो अधिक होता है, प्लूरल गुहा जो आयतन होता है इसमें अधिक होता है, लेकिन इसमें प्लूरल गुहा के जो आयतन होता है वह कम होता है एक्सपायरेशन में। यहाँ पर इमेज में आप देख भी सकते हैं कि एक्सटर्नल इंटरकस्टल जो है मसल, इसमें जो है कंट्रैक्ट करने का कार्य कर रहा है और इसमें जो है रिलैक्स करने का कार्य कर रहा है। एक्सटर्नल इंटरकस्टल जो है मसल जो होता है वो रिलैक्स करने का कार्य करता है। इसमें थोरेसिक कैविटी जो होता है वो एक्सपेंड हो जाता है और इसमें थैरोसिक कैविटी जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है।
इंस्पायरेशन में डायफ्राम जो होता है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है, और एक्सपायरेशन में जो डायफ्राम होता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो यहाँ पर आप इंस्पायरेशन के देख भी सकते हैं, जब वायु वातावरण से अंदर की ओर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करता है, तब उस अवस्था को निःश्वसन जो है कहा जाता है, इंस्पायरेशन जो है कहा जाता है। निःश्वसन में बाह्य अंतरसक पेशियाँ जो है वो सिकुड़ती है, पसलियाँ तथा स्टर्नम ऊपर तथा बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, तो इसमें वक्ष गुहा का आयतन जो होता है बढ़ जाता है, जो अभी हमने आप सबको बताए थे वही सब यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। डायफ्राम की रेडियल जो पेशियाँ होती है वो क्या होती है, तो सिकुड़ती है, जिसमें डायफ्राम क्या होता है, तो चिपटा हो जाता है, और जिसमें वक्ष गुहा का आयतन जो है अग्रपश्च दिशा में बढ़ जाता है। गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। कहाँ होता है, तो एल्वियोली में जो होता है, कुछ इस प्रकार से एल्वियोली बना हुआ था, तो उसमें जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली की ऑक्सीजन विसरित होकर रुधिर में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर के विपरीत होकर फेफड़ों में एल्वियोली में जो है पहुंच जाता है। और एक्सपायरेशन जो होता है, उच्छ्वास जो होता है, जब श्वसन के पश्चात CO2 युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों में बाहर वातावरण में निकलता है, तब उसको जो है उच्छ्वास कहते हैं, एक्सपायरेशन जो है कहते हैं। उच्छ्वास के अंतर्गत जो इंटरकॉस्टल पेशियाँ होती के सिकुड़ने के कारण पसलियाँ फिर अपने स्थान पर आपस चली जाती है, और सिकुड़ने के बाद से जो है वो अपने स्थान पर आपस जो है वह चली जाती है। इसके फलस्वरूप प्लूरल गुहा का आयतन घट जाता है, या फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ जाता है, तथा फेफड़ों के हवा उसी पथ से जिस पथ में वो प्रवेश करती है बाहर निकलकर वातावरण में आपस जो है चली जाती है। जिस पथ से वह प्रवेश किया रहता है उसी पथ से जो है आपस निकलकर जो है वो वातावरण में चला जाता है। ये कैसा होता है, तो डायफ्राम इसका जो है गुंबद का आकार का होता है। अंतर्ग्रह इंटरकॉस्टल पेशिया में उच्छ्वास पेशिया भी जो है इसे कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है इसके द्वारा ही उच्छ्वास संपन्न होता है। यह सामान्य वयस्क में प्रति मिनट जो है 7 से 8 लीटर वायु को जो है अंतर्ग्रहण कर तथा बहिक्षेपण करता है, अर्थात 11,000 जो है 11,000 लीटर वायु प्रतिदिन जो है यह बहिक्षेपण और अंतःग्रहण करता है। सांस द्वारा लगभग 400 ml पानी प्रतिदिन हमारे शरीर से बाहर निकलता है, और हमारे जो सांस हम छोड़ते हैं उससे लगभग 400 ml पानी जो है वो प्रतिदिन निकलता है। अब गैसों का विनिमय एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्रीथिंग के बारे में देखें, तो अब गैसों के जो है गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है। यह गैसीय विनिमय खुली अवस्था में या प्रसरण के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा जो है होता है। वायु कोशिकाओं के चारों ओर सूक्ष्म तरल कोशिकाओं जो ब्लड कैपिलरीज के एक सघन जाल जो है इसमें फैला हुआ रहता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उसके दाब के अंतर के कारण जो है होता है। उसमें जो दाब होता है ना उसके अंतर के कारण जो है होता है। गैसों का विनिमय ऊतक के माध्यम भी होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन क्रमशः फेफड़ा, रक्त एवं ऊतकों के माध्यम से होता है, जो विसरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह जो है विसरण के सिद्धांत पर जो है कार्य करता है। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, ये जो होता है गैसों का परिवहन। गैस अर्थात ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की क्रियाओं तक पहुंचाना तथा पुनः फेफड़ों पर वापस आने की क्रिया को गैसों का जो है परिवहन कहते हैं।
श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से होती है। और श्वसन जो गैसों का परिवहन होती है ना, वह रुधिर परिसंचरण तंत्र के द्वारा जो होती है। इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यह जो ऑक्सीजन होता है यह रुधिर परिसंचरण के द्वारा ही शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम करता रहता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन के विघटन हो जाता है और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में ही इस प्रक्रिया के ऑक्सीजन जो होता है वो मुक्त होकर ऊतकों में जो है यह प्रवेश हो जाता है। सामान्य मनुष्य में अगर देखा जाए तो 98.5% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रुधिर कणिकाओं में आरबीसी में पाए जाने वाले जो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है होता है, तथा शेष जो 1.5 ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा के जो है द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन जो मुख्य रूप से यहाँ पर आप सभी लिखा मिलेगा कि ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है? तो जो यह एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कैसा परिवर्तन कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन मिलकर जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनाते हैं। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है ना, वह बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? तो बैगनी कलर का जो है होता है। जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन यह कैसा होता है? तो चमकदार लाल रंग का होता है। यही कारण है कि ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त शुद्ध रक्त चमकीला लाल होता है तथा अशुद्ध रक्त बैगनी रंग का होता है। और अशुद्ध रक्त किस रंग का होता है? तो यह बैगनी रंग का होता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा में संयोजन हीमोग्लोबिन होगा, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब एवं रक्त के पीएच पर आधारित होता है। आंशिक दाब और रक्त के पीएच पर जो है यह आधारित होता है कि कितना होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव को बोर प्रभाव जो है कहा जाता है। बोर इफेक्ट जो है कहा जाता है कार्बन ऑक्सी जो है हीमोग्लोबिन को। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी जो है कहा जाता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। यह दो भागों से मिलकर बना होता है। हीमोटीन या हीम कहलाता है। और हीम एक आयरन परफायरिन होता है। परफायरिन जो आयरन परफायरिन जो होता है, इसके केंद्रक में एक लौह जो होता है परमाणु रहता है। इसके केंद्रक में एक लौह जो है परमाणु रहता है। हीमोग्लोबिन का दूसरा भाग जो होता है वह ग्लोबिन कहलाता है, जो रंगहीन प्रोटीन होता है। और हीमोग्लोबिन 95% होता है। कितना प्रतिशत होता है? तो 95%। हीमोग्लोबिन जब हवा के संपर्क में आता है तो अस्थायी यौगिक हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं, जो रक्त में घुलकर O2 शरीर के कोशिकाओं में जो है पहुंचता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक अत्यंत जहरीला गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो अत्यंत जहरीला गैस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति हीमोग्लोबिन का आकर्षण जो होता है वो ऑक्सीजन से लगभग 250 गुना अधिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन इससे जो है अभिक्रिया कर लेता है, जिससे इसकी जो O2 को ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। फलस्वरूप रक्त में O2 की कमी के कारण मस्तिष्क अचेतन अवस्था में चला जाता है और लंबे समय की अचेतन अवस्था में जाने के बाद से लोगों की क्या होती है? मृत्यु भी होने की जो है संभावना हो जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड जल में देखा जाए तो इसका अधिक विलेय है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन ऑक्सीजन की तुलना में सरल होता है।
कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका में फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन द्वारा केवल 10 या 20% तक ही हो पाता है। अतः CO2 का परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा अन्य प्रकार से भी जो है इसको होता है, जो निम्नलिखित होता है, जैसे कि प्लाज्मा में घुलकर, डिसॉल्व ऑफ प्लाज्मा। कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल जो है बनाती है। कैसी अम्ल बनाती है? तो कार्बनिक एसिड जो है बनाती है। और कार्बोनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। जो कार्बोनिक अम्ल, यहाँ पर आप इसका सूत्र भी देख सकते हैं, CO2 प्लस H2CO3 जो है बनाता है। उसके बाद एक कार्बोनेट के रूप में भी होता है। कार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग, लगभग 70% का परिवहन जो है होता है। यह रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह बनाता है। कौन बनाता है? तो यह बाइकार्बोनेट के रूप में जो है, बायोकार्बोनेट के रूप में पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है यह बनाता है। RBC में बाइकार्बोनेट का जो है आप निर्माण इसके देख सकते हैं। बाइकार्बोनेट यौगिक के रूप में कार्बोमिनो जो है यौगिक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के अमीनो समूह के संयोजन तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन के संयोग कर हीमोग्लोबिन बनाता है। इस प्रकार के यह लगभग 23% CO2 का परिवहन जो है यह करता है। कितने प्रतिशत का? तो यह जो है 23% का जो है संवहन करता है। मनुष्य में सांस लेने का दर जो होता है 16 से 20 बार प्रति मिनट होता है। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 ml वायु फेफड़े के हर समय जो है भरी रहती है, और हर समय जो है यह भरी रहती है। इसे फेफड़ों के कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहते हैं, और इसे जो है फंक्शनल रेसिड्यूल कैपेसिटी जो है कहते हैं। आंतरिक श्वसन, इंटरनल रेस्पिरेशन, शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों में होने वाले गैसीय विनिमय को बाह्य श्वसन कहते हैं। चूँकि आंतरिक श्वसन गैसीय कोशिकाओं के अंदर होता है, अतः इसे जो है कोशिकीय श्वसन भी कहा जाता है। और आंतरिक जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। फेफड़ों के में होने वाले जो गैसीय विनिमय को वह बाह्य श्वसन कहते हैं। और आंतरिक श्वसन जो है किसमें कहा जाता है? जो रुधिर एवं ऊतक द्रव के बीच होने वाले जो गैसीय विनिमय होता है उसको आंतरिक श्वसन कहते हैं। क्योंकि आंतरिक श्वसन जो होता है ना, वो कोशिका के अंदर होता है, अतः ये इसे जो है कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रिस्पायरेशन भी जो है कहा जाता है। आंतरिक श्वसन की कोशिकाएं जो है वो निम्नलिखित प्रक्रियाओं की होती है, जैसे कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विघटन। कैसा? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो है विघटन रक्त परिसंचरण के फलस्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, तथा जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है। इस प्रकार से लगभग 25% जो है ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाता है, और लगभग इस प्रकार से देखा जाए तो 25% जो है ऑक्सीजन ऊतकों में पहुंच जाता है। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण जो कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में विभिन्न खाद्य पदार्थों का विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, जिसके परिणाम से ऊर्जा जो है वह क्या होती है? तो इसमें ऊर्जा जो है वह मुक्त होती है। आंतरिक श्वसन जो होता है वह 2 प्रकार के होता है। एक होता है अनक्षी श्वसन और एक जो होता है ऑक्षी श्वसन। अनक्षी श्वसन जो होता है यह
इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। O2 जो है अनक्षय शोषण में नहीं होता है, इसमें O2 जो होता है वह होता है अक्षय शोषण में। अनक्षय शोषण में संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव में जो है संपूर्ण क्रिया संपन्न होती है। और जो है अक्षय शोषण में, इसमें अक्षय शोषण का प्रथम जो चरण होता है वो कोशिका द्रव में होगा, लेकिन द्वितीय चरण जो होता है ना वह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अनक्षय शोषण जो होता है इसमें श्वसन में ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीजन होता है। यूँ पायरुवेट, इथेनॉल या लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण करता है। और अक्षय शोषण में देखा जाए तो श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण इसमें ऑक्सीकरण होता है। इसमें ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण हो रहा था। अनक्षय शोषण में इसमें जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण जो है होता है, पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है। और यह कार्बन डाइऑक्साइड यूँ जल का जो है निर्माण करता है। ये सिर्फ जो है किसका निर्माण करता है? तो लैक्टिक अम्ल का जो है अनक्षय शोषण निर्माण करता है, लेकिन यह जो होता है किसका निर्माण करता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल का जो है यह निर्माण करने का कार्य करता है। यह और अनक्षय शोषण जो होता है इसमें ग्लूकोज जो होता है 1 ग्राम होता है। ग्लूकोज कितना होता है? तो 1 ग्राम होता है। अणु से ATP के 2 अणु बनाता है। और इसमें ग्लूकोज 1 ग्राम अणु में ATP के 38 जो है अणु बनाते हैं। और यह जो है अनक्षय शोषण एक ग्लूकोज अणु से जो है केवल 54 KCl जो है ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। और यह जो होता है ग्लूकोज को 686 KCl जो होता है ऊर्जा मुक्त होती है। अनक्षय शोषण में जो है एक ग्लूकोज अणुओं के केवल 54 KCl जो है ऊर्जा मुक्त करता है। और अक्षय शोषण जो होता है यह ग्लूकोज अणुओं के एक ग्लूकोज अणुओं के 686 KCl जो है ऊर्जा मुक्त करता है। अनक्षय शोषण जो होता है यह अअवीय जीवाणुओं, यीस्ट तथा आंतरीय परजीवियों में होता है। और अनक्षय शोषण जो अक्षय शोषण जो होता है यह अधिकांश जंतुओं या पेड़ पौधे में जो है आपको अक्षय शोषण अनक्षय शोषण में ऑक्सीजन जो होता है अनुपस्थित होता है। और यह रासायनिक प्रक्रिया ग्लूकोज एंजाइम के द्वारा जो है आंशिक रूप से कोशिका द्रव में विघटित होता है। और यह जो होता है संपूर्ण क्रिया किस में होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। अनक्षय शोषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में जो है वो कौन सा होता है? तो पायरुविक एसिड होता है अंतिम उत्पाद के रूप में। इस प्रक्रिया में 4 अणु ATP के रूप में निर्मित होते हैं, जिनमें 2 अणु ATP प्रक्रिया के समय खर्च हो जाते हैं तथा शेष 2 जो है ATP ऊर्जा के रूप में उपलब्ध रहते हैं। पायरुविक में ऑक्सीजन अनुपस्थित होने पर यह जो है लैक्टिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल में रूपांतरित हो जाता है। लैक्टिक अम्ल और एथिक के रूप में जो है रूपांतरित हो जाता है। मांसल पौधों तथा फफूंदों इत्यादि में पायरुविक अम्ल एथिल अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और O2 मुक्त कर देता है। जंतुओं की मांसपेशियों में पायरुविक अम्ल का रूपांतरण लैक्टिक एसिड में हो जाता है। और जंतुओं में जो है किसके रूप में? तो लैक्टिक एसिड के रूप में जो है हो जाता है। अनक्षय शोषण प्रायः जीवों में गहराई पर स्थित ऊतकों में अंकुरित होते बीजों में यूँ फलों के अल्प समय के लिए जो है होता है। अनक्षय शोषण जो होता है को शर्करा में किण्वन भी जो है कहा जाता है। अनक्षय शोषण को शर्करा किण्वन भी जो है इसको कहा जाता है। किसको शर्करा किण्वन कहा जाता है? तो अनक्षय शोषण को। अनक्षय शोषण का यह चरण कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चरण में विभिन्न रासायनिक प्रतिक्रियाओं के एक श्रृंखला और अनेक जो है एंजाइमों की सहायता से पायरुविक अम्ल का पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है। इसमें पायरुविक अम्लों का पूर्ण जो है ऑक्सीकरण होता है।
तथा अंत में CO2 यौन जल उपोत्पाद के रूप में बनते हैं और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा जो है इसमें मुक्त होती है। जो ATP अणुओं में संचित हो जाता है उस चरण में अंत में 36 ATP अणु जो है प्राप्त होते हैं। जो संचित हो जाता है उससे 36 जो है ATP अणु प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण कोशिकीय श्वसन में एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण विघटन या पूर्ण जो है ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जो है जीवों का उपलब्ध होता है। शेष जो ऊर्जा उष्मा ऊर्जा के रूप में हासित हो जाता है और शेष जो ऊर्जा होता है वो उष्मा के रूप में जो है हासित हो जाता है। श्वसन की प्रक्रिया विधि। श्वसन की क्रियाविधि श्वसन की प्रक्रिया सामान्यतः 2 पदों में संपन्न होती है, ग्लाइकोलाइसिस तथा जो है क्रेब्स चक्र। किसमें थे? ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स चक्र में। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया की खोज एम्बडेन, मेयरहॉफ एवं पार्नास नामक 3 जो है जर्मन वैज्ञानिकों ने की थी। इसलिए जो है ग्लाइकोलाइसिस को EMP पाथवे में जो है इसको कहा जाता है। EMP पाथवे भी जो है इसको कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक जीव जो है जीवाणु तथा नील हरित शैवाल आदि इसी विधि के ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और इसी विधि के ऊर्जा का जो है ये सभी उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का जो है निर्माण होता है और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है वो नहीं होती है। अतः यह जो है प्रक्रिया अनाक्षीय श्वसन तथा ऑक्षीय श्वसन में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव में पूर्ण होती है और एक किसमें जो है पूर्ण होती है तो कोशिका द्रव में पूर्ण होती है और ऑक्षीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन दोनों में जो है यह सेम होती है। ग्लाइकोलाइसिस के पूरे चरण में ATP के 4 अणु बनते हैं जबकि ATP के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रक्रिया में ATP के 2 अणुओं का शुद्ध लाभ जो है होता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD और 2 NADH2 में बदलने में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में देखा जाए तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु बनते हैं जो NAD को 2 NADH2 में बदलने का काम आते हैं। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल जो होता है 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस यूं क्रेब्स ने सर्वप्रथम इस प्रक्रिया की खोज की थी, इसलिए इस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र जो है कहा जाता है। मनुष्य में क्रेब्स चक्र की संपूर्ण क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में यह क्रिया कोशिका कला में संपन्न होती है और संपूर्ण प्रोकैरियोटिक जीव में यह कोशिका कला में संपन्न होती है। इसमें ग्लाइकोलाइसिस से प्राप्त पायरुविक अम्ल के दोनों अणुओं का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण जो है होता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो प्राप्त होते हैं उसमें पूर्ण जो है ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकरण जो है होता है। इस चरण में होने वाली प्रमुख जो है परिवर्तन इस प्रकार होते हैं। क्रेब्स चक्र में प्रवेश करने से पूर्व पायरुविक अम्ल में CO2 के एक अणु तथा 2 हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। किसका? तो CO2 का एक अणु और 2 जो है हाइड्रोजन परमाणुओं का विमोचन होता है। बचा हुआ अणु को एंजाइम A से संयुक्त होकर ACTL को एंजाइम A जो है बनाता है, जो बचा हुआ रहता है। एसीटोल को एंजाइम A जब कोशिका में उपस्थित ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक अम्ल तथा जल से क्रिया कर साइट्रिक अम्ल जो है बनाता है। साइट्रिक अम्ल का क्रेब्स चक्र में धीरे धीरे कई जो है अभिक्रियाएं के माध्यम से
क्रमबद्ध विघटन होता है। इस अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कई जो है मध्यवर्ती अम्ल बनते हैं, जैसे कि ऑक्जेलोसनिक अम्ल, अल्फा कीटोगुटेरिक अम्ल, सिक्सिनिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, मैलिक अम्ल आदि। इन परिवर्तनों के दौरान CO2 के O2 अणु तथा हाइड्रोजन के 8 परमाणु जो है वह मुक्त होते हैं। इन परिवर्तनों के दौरान जो है देखा जाता है। अंत में मौलिक अम्ल का परिवर्तन ऑक्जेलोग्लिसरिक अम्ल में होता है। यह पुनः दूसरे पायरुविक अम्ल के साथ संयुक्त होकर क्रेब चक्र में पुनः जो है प्रवेश करती है और क्रेब चक्र में जो है यह पुनः प्रवेश कर जाती है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है। ये चैप्टर अब इसके बाद आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। इसका जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्लास के बाद से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी अनुभव होती है। इस स्थिति में अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया जो है हाइपोक्सिया कहते हैं। इस स्थिति में अनॉक्सिया या हाइपोक्सिया जो है कहते हैं। 1 मिनट में जितनी बार श्वसन होते हैं उसे श्वसन दर या श्वसन रेट जो है कहते हैं। विश्राम के अवस्था में कम से कम दर में ऊर्जा उत्पन्न की आवश्यकता होती है जिससे कोई जीवित रह सके। उसे जीव की अपचय दर आधारिक उपापचय दर कहते हैं। बेस मेटाबॉलिक जो है रेट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है तो बेस मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। मुलस्का, आर्थ्रोपोडा एवं कुछ अन्य अकशेरुकी प्राणियों में हीमोग्लोबिन के स्थान पर एक अन्य नीले रंग जो होता है हीमोसायनिन जो है पाया जाता है। हीमोग्लोबिन एक बैंगनी रंग का पदार्थ होता है जो ऑक्सीकरण के बाद गहरे लाल रंग के ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। ऑक्सीकरण के बाद जो होता है गहरे लाल रंग के में जो है वह परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य के मांसपेशियों में अनॉक्सिक श्वसन होता है। मनुष्य के मांसपेशियों में कौन सा श्वसन होता है तो अनॉक्सिक श्वसन होता है। इष्ट कोशिकाओं में पायरुविक अम्ल इथाइल अल्कोहल एवं CO2 में टूटता है। श्वसन द्वारा प्रति मिनट लगभग 250 मिली ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है तथा 220 मिली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो है निकाली जाती है। श्वसन द्वारा जो है प्रति मिनट 250 जो है मिली ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और 220 मिली जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जो है निकाला जाता है। वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक सामान्य शांत श्वसन में फेफड़ों में प्रवेश करती है और बाहर निकालती है प्रवाही वायु कहलाती है। यह सामान्य युवा पुरुष में प्रवाही वायु की मात्रा 500 जो है मिली हो जाती है। कितनी मिली हो जाती है तो 500 मिली जो है यह हो जाती है। ये रहा आप सभी के चैप्टर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों के पेज भी शेयर कर दीजिएगा। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। आपके लाइक करना शेयर करना ही हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।